Hello, good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 ट्वेल्थ बोर्ड का जेनेटिक्स। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, आपके बुक में ये पूरा क्या दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है चैप्टर 4 का। क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेटिक्स देखो, हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं, किसी का फेस देख रहे हैं, किसी का स्किन कलर देख रहे हैं, ये सारा क्या होता है, जेनेटिक ही होता है। ठीक है, कि उनके में पूरा जीन का ही काम है। जितना भी हम देख रहे हैं, स्किन कलर हो गया, उनका कुछ बिहेवियर हो गया, कर्ली हेयर्स हो गए, स्ट्रेट हेयर हो गए, ये सारा क्या है, किसके कारण दिखाई दे रहा है, ये सारा जीन के कारण। तो उसी के स्टडी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, जेनेटिक्स क्या होते हैं, साइंस science that deal that deals with study of inheritance and variation. Study of inheritance and वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के स्टडी को ही, ठीक है, इसको जो डिफाइंड करता है उसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये क्या करता है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन को बताता है। तो ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स और क्या, कैरेक्टर फ्रॉम वन generation to other। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, उसको क्या करना है, एक जनरेशन से दूसरे ऑफस्प्रिंग में लेके जाना। ठीक है, दूसरे क्या, उसके बच्चों में लेके जाना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या करना है कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई ट्रेट है, उसके पेरेंट्स में उन ट्रेट्स को उनके ऑफस्प्रिंग में लेके जाना। क्लियर है? ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है, आगे मैं अभी बता रही हूँ। ठीक, जैसे कि ट्रेट या कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि क्या हो गया, स्किन कलर। ये क्या हो गया, कैरेक्टर। ठीक है, बट स्किन कलर क्या है, गोरा है कि काला है। ठीक है, ये क्या है, फेयर है कि क्या है, ब्राउन है। ठीक है, स्किन कलर क्या है, फेयर एंड ब्राउन। ठीक है, ये दोनों कलर है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रेट। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, स्किन कलर। अब वो कौन कौन से कलर का है, ये क्या है, ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को क्या करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स का जीन क्या हो रहा है, बच्चों में आ रहा है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स का जीन क्या हो रहा है, बच्चे में आ रहा है। उसका कुछ कुछ क्या होता है, जीन क्या होते हैं, सिमिलर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि सेम टू सेम आंख क्या होता है, जैसे दो भाई बहन है, दोनों का आंख क्या है, सेम टाइप का है। ठीक है, कहीं उसका पैर के स्ट्रक्चर सेम है, हाथ के स्ट्रक्चर सेम है, सब चीज सेम होते हुए भी कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें
वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन, ठीक है। कि सेम होते हुए भी, सेम जीन होते हुए भी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। तो वेरिएशन का लिख लेते हैं क्या, डिग्री ऑफ विच प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, बच्चे, ठीक है। यहाँ पे और लिख देती हूँ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ इस प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत जो अलग दिखते हैं, ठीक है, डिफरेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन के कारण ही, वेरिएशन के कारण ही हम सब अलग अलग थोड़े थोड़े दिखते हैं, जिससे डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं। तो वेरिएशन और इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो जेनेटिक्स क्या होता है, समझ आया क्या होता है, ये किसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, क्लियर, वो इनहेरिटेंस हो गया। वेरिएशन क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या रहता है, अलग रहते हैं, जीन वही आ रहा है फिर भी क्या दिखते हैं, थोड़े अलग दिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, अब देखते हैं कि जीन क्या होता है। हमने क्या बोला कि जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो आखिर में जीन होता क्या, ये जानना जरूरी है। तो जीन होता क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन क्या होता है, यहाँ पे लिख दो, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, जीन क्या होते हैं, केमिकली डीएनए ही होते हैं। डीएनए हमने पढ़ा हुआ है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जीन भी क्या है, बेसिकली देखा जाए तो एक केमिकली क्या होता है, डीएनए ही होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, डीएनए, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, क्रोमोसोम में लगे हुए रहते हैं। क्रोमोसोम के बीच बीच में जहाँ पे जीन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, लोकस, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्या है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, वही है। अब इसमें क्या पाया जाता है, बीच बीच में क्या पाया जाता है, इससे जीन्स पाए जाते हैं। देखो इसको हम लोग पढ़े हैं क्या, क्रोमोसोम के बारे में पढ़े हैं क्या। ये क्या होता है, पी आर्म, और नीचे वाला क्या होता है, क्यू आर्म, ठीक है। पी आर्म मतलब पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेटाइट, पेटाइट, पेटाइट मतलब क्या, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट। तो शॉर्ट आर्म को क्या बोला जाता है, पी आर्म बोला जाता है। और क्यू आर्म मतलब क्या, ये थोड़ा क्यू है, ठीक है। क्यू आर्म मतलब क्या, लॉन्ग, ठीक है। ये दो प्रकार के आर्म्स होते हैं इसमें। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे लीनियर पूरे क्रोमोसोम में हर जगह पे जीन प्रेजेंट है, कुछ कुछ जगह पे ही क्या रहता है, जीन प्रेजेंट रहते हैं। और जिस जगह पे जीन प्रेजेंट है उस लोकेशन को क्या बोला जाता है, लोकस। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। जीन is physically located on locus of chromosome, locus of chromosome। तो ये समझ आया लोकस क्या होता है। लोकस क्या होता है कि जहां पे जीन प्रेजेंट है, ये जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, तो जिस जगह पे जीन प्रेजेंट है उसी को क्या बोला जाता है, लोकस। क्लियर है। तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, और जिस जगह पे प्रेजेंट है, जिस लोकेशन से ही समझ जाना कि इसको क्या बोला गया है, लोकस। क्लियर। लोकस, लोकस क्या होता है, जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक क्लास है आज, तो आपको सब टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग पूरा मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे तो हर चीज में लोकस, जीन, ये सारा चीज यूज होते रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, हैप्लॉइड क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसको बोला जाता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, इसको वन भी बोला जा सकता है या फिर सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एक सेट क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड। ठीक है, जैसे कि ये कोई सेल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाएगा, हैप्लॉइड। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, हैप्लॉइड। और इसको क्या बोला जाएगा, देखो ये क्या है, प्रेजेंट इन वन सेट। ठीक, वैसे डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्या होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के दो सेट को क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड। ये टर्म्स याद रखना है, हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 46 क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्या हो रहा है, ये टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड। जैसे कि ये कोई सेल है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 1 और 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिप्लॉइड बोला जाएगा। ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या बोला जाएगा, डिप्लॉइड। क्लियर है, ये सारा टर्म्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे क्या होगा, यही सारा चीज यूज होगा जेनेटिक्स में, यही सारा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें डोमिनेंट एलील क्या होता है और रिसेसिव एलील क्या होता है। देखो हम लोग क्या पढ़े, जीन पढ़े,
जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म ही क्या कहलाता है? एलील। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एलील क्या होता है? पहले एलील को लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। अब डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट मीन्स क्या? जो हर कंडीशन में क्या कर दे, दूसरे को सप्रेस कर दे और सिर्फ अपना ही क्या करे, वो अपने ही क्वालिटीज को, अपने ही गुण को क्या करे, वो शो करे, तो उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट। जैसे कि आपके निजी लाइफ में भी क्या रहता है, कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जिनका ही बात माना जाता है, आप हो आपका नहीं माना जाएगा, उसका ऑल कंडीशन में क्या रहेगा, हर बात को क्या किया जाएगा, आपके बात के ऊपर रखा जाएगा, मतलब वो ऑल कंडीशन क्या है? डोमिनेंट है। क्लियर है? तो वैसे ही कुछ ऐसे एलिस रहते हैं जो डोमिनेंट रहते हैं, जो जैसा भी कंडीशन है हमेशा अपना कैरेक्टर को शो करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एलील विच एलील which express itself in all condition, in all conditions। क्लियर है? एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशन, चाहे जैसा भी कंडीशन हो वो अपने कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट एलील। ठीक है, सच एलील नोन आर डोमिनेंट एलील। सच एलील known as dominant allele। डोमिनेंट एलील। क्लियर है? डोमिनेंट एलील क्या होते हैं? अब देखते हैं रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील क्या होता है? ऐसे एलील जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो दब जाता है, डोमिनेंट उसको दबा देता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रेसेसिव एलील। क्लियर है? तो इसके बारे में लिख लेते हैं, एलील विच इज नॉट एलील which is not expressed in the presence of dominant allele, of dominant एलील। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर रेसेसिव एलील को आप डोमिनेंट एलील के साथ रख दो, ठीक है, रेसेसिव एलील है कोई, उसको आप डोमिनेंट एलील के साथ रख दो, अगर एक साथ है, तो रेसेसिव एलील कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, हमेशा डोमिनेंट एलील ही अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? ठीक है, ये कब एक्सप्रेस करेगा? जब ये अकेला हो। ठीक है, जब रेसेसिव एलील क्या हो? अकेला हो, तभी वो क्या कर सकता है? अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। जब तक उसके साथ डोमिनेंट एलील हो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसी को, एक्सप्रेस ओनली या फिर इसको कैन एक्सप्रेस, can express only when presence in homozygous condition, in homozygous condition। जब ये क्या हो? रेसेसिव दो प्रेजेंट हो, तभी ये क्या करेगा?
अपने आप को शो करेगा। इसी को क्या बोला गया है, होमोजाइगस कंडीशन। मतलब ओनली रेसेसिव के साथ रेसेसिव हो तभी वो अपना कैरेक्टर को शो कर पाएगा, अगर रेसेसिव के साथ डोमिनेंट हो तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। उसी को क्या बोला जाता है, रेसेसिव एलील। क्लियर है ये? डोमिनेंट क्या होता है, जो क्या कर देता है, रेसेसिव को दबा देता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर को दबा देता है। रेसेसिव क्या होता है, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखते हैं क्या, एलीलिक अरेंजमेंट। चलो एलिलिक अरेंजमेंट। एलिलिक अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा, एलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं एलिस में कि उसको शो करके नहीं देख रहे, ठीक है। एलिस क्या होते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाता है। इसमें जेनेटिक्स में क्या किया जाता है, एलिस को अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या, ये कोई जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है और ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक, ठीक है। तो हम लोग एलील को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये वाला क्या है, टी है और ये वाला टी है, दो एलील है। अब ये क्या है, जीन है, ठीक है। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। वैसे ही इसमें भी दो एलील प्रेजेंट है, ये टी है और ये क्या है, स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। इसमें देखना डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है टी, कैपिटल टी को हम डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे उसी के स्मॉल लेटर को रेसेसिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल टी। क्लियर है ये? ठीक। अब देखते हैं क्या, ये वाला, जब ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, तो बाय चांस ये किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट के लिए देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये टॉल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट किसके लिए, टॉल क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, एक क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव है। तो मैं क्या बताई थी कि जब भी रेसेसिव डोमिनेंट के साथ होगा वो अपना शो नहीं कर पाएगा, अपना कोई भी कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों एलील क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, होमोजाइगस कंडीशन। ये वाले को क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ठीक, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। तो ये जब दोनों रेसेसिव है, अब ये अपना कैरेक्टर को शो कर पाएगा। तो ये वाला क्या होगा, ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या, डॉर्फ को शो करेगा, मतलब प्लांट क्या होगा, बौना होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है, ठीक है, टॉल दिख रहे हैं, कोई प्लांट है वो क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, और कोई क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो जो हमको ऐसे दिखाई देता है बाहर के इन्वायरमेंट में, हमको जो इजिली दिखाई देता है उसको बोला जाता है फिनोटाइप। क्या बोला जाता है, फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल एक्सप्रेस, फिजिकल एक्सप्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो हमको क्या दिखता है, बाहर से दिखाई देता है, फिजिकली अपीयरेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप।
आप देखते हैं जीनोटाइप, क्योंकि इसमें जीन प्रेजेंट है ना, ये जीन प्रेजेंट है जिसके कारण फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। तो ये फिनोटाइप किसके कंट्रोल में रहता है? जीनोटाइप के। पहले जीनोटाइप देख लेते हैं कौन कौन सा आया हुआ है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार क्रोमोसोम बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये क्रोमोसोम बना हुआ है, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। जैसे कि पहले वाले में क्या है? कैपिटल टी, दूसरे वाले में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे वाले में क्या है? स्मॉल टी। तो इसको बोला जाता है क्या? जीनोटाइप। जीनोटाइप के कारण ही क्या दिखाई देता है? फिनोटाइप दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तीनों को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप बोला जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? जीनोटाइप। जीन्स के कारण ही उसका फिनोटाइप क्या होता है? कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसमें कैपिटल टी था तभी वो टॉल बना, जो उसमें क्या था? स्मॉल टी था तो क्या बना? वो स्मॉल बना। तो ये किसके, कौन डिपेंड कर रहा है, कौन वो कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? जीनोटाइप। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कंट्रोल बाय जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप किसके कंट्रोल में रहता है? कंट्रोल बाय जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट कैसे? जैसे कि कोई अभी बहुत फेयर है, ठीक है, उसमें क्या जीन है? फेयर वाला जीन अभी एक्सप्रेस है। बाई चांस वो 1 महीने के लिए कहीं दूसरे देश चला गया, जहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है? बहुत वार्म है, बहुत क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। तो क्या हो जाएगा? उसका कलर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डार्क होने लगेगा। बट उसके में जीन तो फेयर वाला ही है ना। तो कभी कभी जीन के साथ साथ इन्वायरमेंट भी फिनोटाइप को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्लियर है? ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस क्या होता है? आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट इन बोथ लोकस। जब दोनों लोकस में सेम जीन प्रेजेंट होगा तो उसी को क्या बोला जाता है? होमोजाइगस। जैसे कि अगर ये क्या है? कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल टी, यहाँ पे भी प्रेजेंट है कैपिटल टी, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी टी। तो इसको क्या बोला जाएगा? होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों एलील्स पे दोनों लोकस पे सेम टाइप का एलील प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है क्या? होमोजाइगस, ठीक है। और ये देख लेते हैं एक और, जैसे कि स्मॉल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है? और ये क्या होगा? इसको बोला जाएगा प्योर, ठीक है। प्योर क्यों? जैसे कि ये दोनों को क्या करा है? क्रॉस करा है टी से, तो जो बनेगा क्या बनेगा? टी ही बनेगा ना, इसीलिए इसको प्योर बोला जाता है, ठीक है। होमोजाइगस को हमेशा क्या बोला जाता है? प्योर कंडीशन बोले जाते हैं। क्लियर है इतना? अब देखते हैं क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है? ए वन लोकस at one locus dominant allele present at other locus recessive allele are present, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? हेट्रोजाइगस। जैसे कि ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, सेम टाइप का, बट इस लोकस में क्या प्रेजेंट है? कैपिटल टी, और इस लोकस में भी क्या प्रेजेंट है? स्मॉल टी। तो दोनों लोकस पे अगर अलग अलग एलील प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? हेट्रोजाइगस,
क्लियर है। और हेट्रोजाइगस को क्या बोला जाता है, इम्प्योर, क्योंकि इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा, हेट्रोजाइगस ही बनेगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर बोला जाता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस को क्या बोला जाता है, इम्प्योर। क्लियर इतना। अब हेमीजाइगस क्या होता है देख लेते हैं इसको। वन एलील is present at a locus। ठीक है, क्या होता है ऐसे, जैसे कि ये कोई जीन है, ठीक है, तो केवल एक ही में क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, हेमीजाइगस। क्लियर है। ठीक है, देखो इसको क्या ऐसे क्या और कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि x में ए एलील प्रेजेंट है और y में एलील नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें दोनों में प्रेजेंट है, x में t प्रेजेंट है, y में कैपिटल T प्रेजेंट है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर। हेमीजाइगस मतलब क्या, कि अगर कोई दो क्रोमोसोम है तो केवल एक में ही एलील प्रेजेंट है, उसको बोला जाएगा हेमीजाइगस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजाइगस में एक बार और रिपीट कर रही हूँ, होमोजाइगस क्या होता है कि आइडेंटिकल एलील, मतलब सेम टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं दोनों लोकस पे, तो उसको बोला जाता है क्या, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है कि दोनों लोकस पे अलग अलग प्रकार के एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, हेट्रोजाइगस। हेमीजाइगस को क्या बोली मैं, जैसे कि दो क्या है, क्रोमोसोम है, बट केवल एक ही क्रोमोसोम एक ही लोकस पे एक एलील प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, हेमीजाइगस कंडीशन। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्म कैसे होता है, देखो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग बताते जाना कैसे कैसे गैमेट बनेगा। चलो इसको भी होमोजाइगस कर देते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, इसमें बनेगा कितना एलील बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही एलील बनेगा। क्यों एक ही एलील बनेगा, जब भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन होता है, जब कोई एलील क्या रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तो केवल एक ही एलील बनाएगा। क्योंकि देखो आर और आर, इसमें से अगर हम गैमेट निकालें तो क्या बनेगा, इसमें एक ही एलील बनेगा। ठीक है, तो ये लिख ले रहे हैं ना आप लोग, नोट्स बना रहे हो, तो इसमें क्या बनेगा, केवल एक ही एलील बने, एक ही गैमेट बनेगा, इसमें भी एक ही गैमेट बनेगा, ये भी होमोजाइगस, सारे होमोजाइगस है, तो इसमें भी एक ही गैमेट बनेगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। क्लियर है। जब भी प्योर लाइन वाला क्या रहेगा, ये सारे प्योर है, ठीक है, तो इसमें कितना गैमेट बनेगा, एक ही गैमेट बनेगा। क्लियर है। और दूसरा देखते हैं, देखो जैसे कि आपको बताना है इसमें कि ये कितना गैमेट बनेगा इसमें, वन मिनट। पहले आप एक चीज को सिखा देती हूँ। चलो इसमें बताते जाओ कि कितना गैमेट बनेगा। देखो ये क्या है, ये भी क्या प्योर लाइन है, दिख रहा है होमोजाइगस, तो आप कितना भी इसमें होमोजाइगस का लगाते जाओ, कितना भी इसमें एलिस डालते जाओ, इसमें गैमेट कितना बनेगा, वन ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्योर लाइन है, ठीक है, प्योर गैमेट है।
तो इसमें क्या बनेगा, एक ही बनेगा, इसमें भी गैमेट एक ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये भी होम हो जाएगा, ये भी होम हो जाएगा, एक ही बनेगा, इसमें भी दोनों होम हो जाएगा इस कंडीशन में, इसमें भी एक ही बनेगा, इसमें भी ये दोनों क्या होम हो जाएगा इस कंडीशन, तो ये भी क्या बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, ये होता है क्या, गैमेट फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। देखो और कैसे निकालते हैं इसमें, मैं बता देती हूँ और कैसे निकालते हैं इसमें। जैसे कि क्या अब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला रहता है। कौन सा फॉर्मूला? हेट्रोजाइगस से गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है 2n, ठीक है। n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है। ये क्या होता है, एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील, मतलब जितने हेट्रोजाइगस होंगे उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 3, ठीक। तो ये यहाँ पे कितने एलील बनेंगे, 8 एलील। क्लियर है, यहाँ पे कितने एलील बन रहे हैं, 8 एलील। वैसे ही यहाँ पे बताना, यहाँ पे बताना है आपको। और क्या है तीसरा, एक और, इसमें क्या निकालना है आपको, गैमेट निकालना है। गैमेट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चन में गैमेट फॉर्मेशन का आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है, यहाँ पे कितना हेट्रोजाइगस है, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इज पावर 2, ठीक। तो यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी सेम हो जाएगा 4। एक और बनाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे बताओ कितने गैमेट बनेंगे। देखो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, हेट्रोजाइगस। जहां पे हेट्रोजाइगस उसको काउंट कर लेना है, उसको क्या करोगे 2 के पावर में लिख दोगे। यहाँ पे कितना है, केवल 1 दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे 1। इसका आंसर इसमें कितना गैमेट बनेगा, 2 गैमेट बनेगा। क्लियर है, गैमेट फॉर्मेशन समझ आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ, ठीक है। क्या, इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या किए, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आगे के पूरे जेनेटिक्स में काम आएगा उसको क्या किए हम लोग, क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ, उसमें कितने प्रकार के लॉज है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इसमें हम लोग मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, बट ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। उसमें हम लोग पनेट स्क्वायर देखेंगे, वो भी, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सारे चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपको ये पूरा टर्मिनोलॉजी आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और आपको ये अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। क्लियर है, थैंक यू।